जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गरज झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। आज है 8 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़पेपर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल्स डिस्कस करने के लिए हैं। और झारखंड को पहली महिला डीजीपी भी मिल चुकी है तदासा मिश्रा के रूप में, तो इसको भी इन शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। आज जो इंपॉर्टेंट मैं आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूं उसका ओवरव्यू मैं दे देता हूं। एक न्यूज़ है हजारीबाग से, मेघालय साइड का। दूसरा एक मैक्लूसीगंज से आर्टिकल होगा। एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है से जाने वाला है गल्फ कंट्रीज में, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स होगा। मंगलयान से रिलेटेड आर्टिकल है और बहुत सारे जो है शॉर्ट न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये लेक्चर झारखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में भी आपको हेल्प करेगा, जो कि जेपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और जेसीसी के वेरियस एग्जाम्स में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और बहुत सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है से फ्रूटफुल चीज़ें शेयर की जाती है, तो उसका भी लाभ आप लोग उठा सकते हैं। लेट्स गियर अप। आज के क्लास में इतना सारा चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उससे पहले कुछ देख लीजिए यहाँ पे। माइंड बूस्टर, तोड़ने पर जो टूट जाए वो पत्थर, पर जो तोड़ने वालों को तोड़ दे उसको हीरा कहते हैं। हीरा क्या होता है? तो हीरा जो है प्रकृति का टफेस्ट जो है पदार्थ इसको बोला जाता है। तो आप लोगों को होता क्या है कि लाइफ में अगर कोई काम आप लोग करने जाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो पत्थर की तरह जो है आप लोग टूट जाते हैं। तो आप लोग को पत्थर जैसा नहीं बनना है, आपको हीरा बनना है। कि कोई कितना भी वार करे तो भी ऐसा आपको टूटना नहीं है, डटे रहना है। और कोई भी फील्ड हो, जब तक आप लोग डटे नहीं रहिएगा उसको आप लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगा। तो आप लोग सोचिएगा कि छोड़ो भाई इसको कल कर लेंगे, आज नहीं करते हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे होगा, नहीं होगा। पर हाँ, जीव जात के आप लोग उस पर अड़ जाइएगा, करते रहिएगा, तो एक न एक दिन किसी काम में आप लोग सफल जरूर हो जाइएगा। तो ये देखते हैं आज इंपॉर्टेंट डेज में क्या है। 8 नवंबर को, 8 नवंबर एक ऐसा डे है 2016 में, इसको याद कीजिए आप लोग, जो कि 500 और 1000 रुपये का नोट जो है से बंद किया गया था, यानी कि डीमोनेटाइजेशन किया गया था। उस समय सबको लाइन में खड़ा कर दिया गया था। तो यही 8 नवंबर डेट था, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन किया गया था। अब देखिए, लेक्चर में आपको डेली नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डेली झारखंड में इतने सारे न्यूज़ बनते नहीं है कि लेक्चर को लाया जाए। तो 2 या 3 दिन के अंतराल पर जैसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 7 नवंबर को देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज क्या 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 है। तो 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि कैंसर के बारे में हम लोग जो है जागरूकता जो है फैला सके। ठीक है, और ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी जो है सबका, मैंने हेल्थ तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का ही लक्ष्य है। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि हमको भी भाई हेल्थ को अचीव करना है। आगे डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। ये जो है इसका हिस्ट्री अगर देखिएगा तो पहले एक यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर हर्षवर्धन। तो उन्हीं के द्वारा जो है इस डे को शुरू किया गया था 2016 में। जो आपको पता होगा एनडीए की सरकार 2014 में आई थी उसी टाइम। ओके, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। 2014 से नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक पॉइंट आप लोग साथ में याद करते चलिएगा कि जैसे नेशनल हम लोग कैंसर अवेयरनेस डे मना रहे हैं, उसी तरह से वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है 4 फरवरी को, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के 2 दिन बाद। और थीम 2025 का जो है रखा गया है यूनाइटेड बाय यूनिक। तो 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, बाकी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को भी याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा इसको। देखिए, कैंसर आपको अलग अलग तरह से देखने को मिल जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल जाता है, ओरल कैंसर जो कि सबसे कॉमन आजकल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप लोगों का लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो अलग अलग तरह के कैंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मगर अगर 30+ आप लोग होते जा रहे हैं तो थोड़ा सा खान पान को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर थोड़ा सा आप लोग जो है सतर्क रहिएगा। खान पान में अपना बॉडी को ना ऐसा चीज़ नहीं देना है जिससे वो आपका हेल्थ खराब कर सके। जैसे नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, ये सब आप लोग खा रहे हैं तो ये सब आप लोग खाइए मत। एक्सरसाइज रेगुलर आप लोग करते रहिए, तो ये सब चीज़ आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम को आप लोग सॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे। बाकी शराब नहीं पीना है, बीड़ी गांजा नहीं फूकना है, ठीक है, और भी गलत एक्टिविटी नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो हेल्थ आपका खराब होते जाएगा। तो ये सब अलग अलग रीजन है जिस चलते कैंसर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर जो है जागरूकता फैलाया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हेल्थ का टॉपिक मैं बार बार आपको बोलता हूँ, याद रखिएगा। हेल्थ का जो टॉपिक है स्टेट का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और अगर जाइएगा डीपीएसपी में, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 47 जो है बात करता है हेल्थ के बारे में। स्टेट का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो है वह हेल्दी लाइफ स्टाइल दे। ठीक है, यानी कि हेल्थ का दारोमदारी जो है स्टेट को सौंपा गया है आर्टिकल 47 के तहत। इसको याद रखिएगा, डीपीएसपी का है। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, ठीक है, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 नवंबर को ही। इसमें देखिएगा तो
IMRA खाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इंडिया का यह डेटा है, याद रखिएगा 2023 का डेटा निकल कर आया था कि पर 1000 बर्थ पर जो डेथ रेट है वो 25 है। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। 1000 बर्थ पर लोग देखते हैं कितना जो बच्चे हैं, ठीक है, इन्फेंट उनका जो है डेथ हो रहा है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके बारे में याद रखिएगा। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जाइएगा तो यहाँ पे ना थर्ड सस्टेनेबल गोल है जो कि हेल्थ रिलेटेड है। तो 3.1 है गोल, 3.1 वो तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करता है। और जो गोल नंबर 3.2 है उसके बाद देखिएगा वो ये जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करता है, जिसको आप लोग साथ में लेकर चल सकते हैं। तो ये रहा इन्फेंट प्रोटेक्शन डे जो कि 7 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 25 जो है अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलेगा 4000 बॉल्स, ठीक है। बाकी 7 नवंबर को CV रमन जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है एक महान हस्ती है। क्या किए हैं समझिएगा। रमन इफेक्ट की खोज किया गया था 1928 में, ठीक है, जिसके चलते 1930 में जो है इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। और ये जो है भौतिकी का नोबेल प्राइज जीतने वाले भारत के पहले पर्सन थे। तो पहली बार कुछ काम होता है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन बनता है। तो 1930 में भारत को पहला फिजिक्स का नोबेल मिला, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, CV रमन के द्वारा, फॉर रमन इफेक्ट विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1928। तो यह देखिएगा फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल कब आया था। और CV रमन को भारत में पहली बार जो है भारत रत्न में दिया गया था 1954 में, ठीक है। इनके बारे में याद रखिएगा। अब वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 8 नवंबर को। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखिएगा। ये क्या हुआ था कि 8 नवंबर 1895 को एक्सरे की खोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो WC रोंटिजन जो है के द्वारा किया गया था 1895 में। तो उसी को जो है कमेमोरेट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। रेडियोग्राफी एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि एक्सरे नॉर्मली आप लोग बोलते होंगे, या फिर अलग अलग रे का प्रयोग करके जो शरीर का जो भीतरी भाग है उसका हम लोग जैसे इमेज प्राप्त करते हैं। और डॉक्टर लोग आपको पता होंगे एक्सरे करते होंगे तो हड्डी का नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से हड्डी का जो है इमेज निकल कर आता है, जो कि डॉक्टर अपना लाइट में लगा के देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई अब तो तुम्हारा टूट गया है, बहुत उत्पात मचाया हो। तो वही होता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। तो 3-4 डे को यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। इस सब के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गया। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि मैक्लूसीगंज हजारीबाग से निकल कर आ रहा है। एक एक करके जो है यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अभी पता होगा झारखंड में क्या हो रहा है ना कि अलग अलग साइट को जो है सरकार मतलब चाह रही है कि उसको विकसित करे, ताकि लोगों को अट्रैक्ट यहाँ पे किया जा सके, लोग यहाँ पे आए रहें, घूमे फिरे और यहाँ पे पैसा खर्च करें, ताकि पर्यटन को जो है बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में देखिएगा तो मैक्लूसीगंज एक जगह है और हजारीबाग में एक मेगालिथ साइट है, ओके, बड़का गाँव के पास। तो वहाँ पे 2 साइट को जो है विकसित करने के लिए बात किया जा रहा है कि इसको भाई आप लोग अच्छे से विकसित कीजिए ताकि लोग यहाँ पे आ सके। आइए इस दोनों प्लेस को डिटेल में आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा जो झारखंड के टूरिज्म मिनिस्टर यानी कि जो पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम है सुदीव्य कुमार। इनके बारे में याद रखिएगा, डायरेक्ट बनता है JCC जैसे एग्जाम में। ये जो है बोले हैं कि आपको क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, ठीक है, संरक्षण करना है, ब्यूटिफिकेशन मतलब सौंदर्यीकरण करना है और उसका विकास करना है। 2 साइट्स है जो कि एक मेगालिथ साइट है बड़का गांव हजारीबाग का, ठीक है, बड़का गांव हजारीबाग का एक मेगालिथ साइट है और एक आपको मैक्लूसीगंज देखने को मिलेगा रांची का। तो दोनों को भाई आप ब्यूटीफाई कीजिए, ठीक है, उसका आप अच्छा से डेवलपमेंट कीजिए, कंजर्वेशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टेट में और जो है टूरिस्ट आए और टूरिज्म एक्टिविटी को झारखंड में बढ़ावा मिल सके, इसके लिए। अब हजारीबाग की जो साइट है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको बोला जा रहा है कि ये 3000 साल पुराना एकमात्र मेगालिथ साइट है इंडिया का। क्या बोला जा रहा है, 3000 साल पुराना एकमात्र मेगालिथ साइट है इंडिया का, ठीक है। और यहाँ पे 20 और 21 मार्च को जो है हर एक साल जो है एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देखा जा सकता है। अभी थोड़ा समझाते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट यहाँ पे होता क्या है। मेगालिथ क्या होता है ना, बहुत बड़े बड़े आकार के ना पत्थर होते हैं, तो उससे कुछ स्ट्रक्चर बनता है या फिर बना के रखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग मेगालिथ साइट जो है बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ना तो V शेप जैसा कुछ आकृति आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, V शेप जैसा। और V शेप जैसा जो यहाँ पे V का जो कॉर्नर यहाँ पे है, वहाँ से लगता है ना कि यहाँ से कॉर्नर से जो है सन जो है इमर्ज कर रहा है, यानी कि उदय हो रहा है सूर्य का,
ठीक है। उगना मतलब सनराइज बोलिए, इमर्ज नहीं बोलेंगे, सनराइज बोलेंगे। तो वी शेप जैसा यहाँ पे आकृति बनता है और ये 20 और 21 मार्च को एवरी ईयर आपको देखने को मिलेगा। तो एक इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। तो अगर इस तरह से चीज़ को हम लोग विकसित करेंगे तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडिया में एकमात्र 3000 साल पुराना मेघालय साइट है, तो लोग इसको देखने के लिए आएंगे। ठीक है, तो टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार चाह रही है कि इसको आप लोग जो है विकसित करें और लोग यहाँ पे आए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। एस्ट्रोनॉमिकल घटना यहाँ पे क्या होता है बता दिया। भी शेप जैसा आपको देखने को मिलेगा, दो पत्थरों के बीच से लगता है कि सूर्य वहीं से निकल रहा है 20 से 21 मार्च को, तो एक इंपॉर्टेंट घटना हो जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। मैक्लूसीगंज आप लोग पढ़े होंगे जीके में कि एक इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी लंदन बोलते हैं और यह एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है वर्ल्ड का। ठीक है, एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। ठीक है, ऐसा जो है से आपको विश्व में एकमात्र देखने को मिलेगा। इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है थोड़ा समझिएगा, किस तरह से क्यों बनाया गया था मिनी लंदन इसको। तो एक पर्सन थे अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लूसी। ठीक है, तो 1933 में जो है से इसको इस गांव को बसाए थे। भारत में अलग अलग जगह पे 2 लाख जो है से लगभग अंग्रेज रह रहे थे, तो उनको बसाने के लिए जिस गांव को जो है से इस्टेब्लिश किया गया था ना, थोड़ा बहुत आप लोग इसका हिस्ट्री याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा, ब्रिटिश हाउस देखने को मिलेगा, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा देखने को मिलेगा, चर्चिज है, टेम्पल्स है, एक नक्टा हिल्स याद रखिएगा इसी के आसपास देखने को मिलेगा, कोठारी है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है से एल्यूरिंग मतलब आई कैचिंग प्लेसेस है जो कि लोग यहाँ पे देखने के लिए आ सकते हैं। लोग किस चीज़ को देखते हैं जो थोड़ा सा ना अलग हो। सब चीज़ हम अब खेत रोज और खेत देख रहे हैं रोज, तो लोग खेत को देखने कौन जाएगा। लेकिन हाँ, कोई खेत है उसमें बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, वहाँ पे कोई बहुत विशाल पेड़ है, वहाँ पे पूजा अर्चना किसी का हो रहा है, तो लोग जा सकते हैं देखने के लिए। ये सब कुछ ऐसे साइट है कि ब्रिटिश हाउसेस देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल हम लोग के घर से थोड़ा सा अलग होगा। हम लोग देखने जाएंगे कि वहाँ से किस तरह से उस घर को बनाया गया था, कैसे लोग रहते थे, और भी अलग अलग चीज़ें, चर्चेज टेम्पल है। तो लोग जो है इस प्लेस से अट्रैक्ट होंगे। सरकार चाह रही है कि इस पर ध्यान दें और लोग अट्रैक्ट यहाँ पे हो। ठीक है, तो 2 चीज़ याद रखिएगा, हजारीबाग का मेघालय साइट है और मैक्लूसीगंज, इसको याद रखिएगा। मिनी लंदन डायरेक्ट आप लोग पढ़े होंगे और इसको जो है भारत का एकमात्र, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव बोलते हैं। हिस्ट्री बता दिया। कब डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में कि कब इसको बसाया गया था, तो 1933 में। नाम क्या था उनका, टिमोथी मैक्लूसी, उसी के नाम से इस गांव का नाम मैक्लूसीगंज पड़ा है। और अभी भी जाइएगा तो वहाँ पे अंग्रेज आपको देखने को मिल जाएंगे मैक्लूसीगंज में, ये रांची में पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज हो चुका है, इतना ही था इसके बारे में। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये मैक्लूसीगंज का इमेज है और इसी साइड को यहाँ पे ना बड़ा करके लिया गया है। ठीक है, आवर्धित रूप में। ओके, तो न्यूज को यहाँ पे डिटेल में कवर कर दिया। अब इसको मैप में आपको दिखा देता हूँ। रांची यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए लास्ट डे हुआ क्या था, सिमडेगा में मैंने एक मिस्टेक किया था। देखिए जब डिस्कशन करने बैठता हूँ ना तो कुछ कुछ पॉइंट ना इधर उधर मेरा भी हो जाता है, थोड़ा सा इसको आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। सिमडेगा में क्या है कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, झारखंड में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है 159। तो मैं वहाँ पे क्या बोल दिया था कि सबसे कम फॉरेस्ट जो है सिमडेगा में है, सबसे कम फॉरेस्ट जो है जामताड़ा में है 5.01%। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और ऐसा कोई मिस्टेक होता है मुझसे तो होता क्या है कि जब मैं बाद में खुद बैठता हूँ देखने के लिए कि लेक्चर में क्या क्या है, तो बाद में मुझे तुरंत आता है कि नहीं ये तो मैं गलत बता दिया, तो उसको मैंने कॉन्डोक्स में पिन कर देता हूँ। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि इस तरह की गलती मुझसे भी ना हो। गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास पहुँच जाता है तो बहुत नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो इस पर मुझे मेरा भी ध्यान रहता है, लेकिन क्या करें फिर भी हो जाता है गलती से मिस्टेक। तो रांची झारखंड की कैपिटल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड का राजधानी के साथ साथ ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी इसको बोला जाता है। झारखंड का शिमला बोला जाता है। ठीक है, झारखंड का शिमला, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेताहटू कहा जाता है। इसको देखिएगा 8 अदर जो है से इस डिस्ट्रिक्ट इसको टच करते हैं और इधर पूर्व साइड में जो है से वेस्ट बंगाल इसको टच करता है। एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि झारखंड के पूर्व में कौन क्या है, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। हजारीबाग को देख लीजिएगा और ये जो है से साउथ छोटा नागपुर का हेड क्वार्टर भी है, साउथ छोटा नागपुर का हेड क्वार्टर भी है, परमंडल। ठीक है, परगना देखने को मिलेगा, परमंडल आप लोग बोल सकते हैं। और हजारीबाग को देख लीजिए, ये है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। ये जो है से आपको नोर छोटा नागपुर में देखने को मिलेगा और ये नोर छोटा नागपुर का हेड क्वार्टर भी है और इसको द लैंड ऑफ 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है, द लैंड ऑफ 1000 गार्डन। और फेमस यहाँ पे करजन ग्राउंड है, इसके बारे में याद रखिएगा। यही ग्राउंड है जहाँ पे मैं ईसाई का दौड़ में छटा था। ठीक है भाई, नैरो मार्जिन्स।
तो इसको देख लीजिएगा, हजारीबाग को मैप में हेडक्वार्टर है, उत्तरी छोटा नागपुर पड़ता है। लोकेशन देख लीजिएगा, आसपास है इसका गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, उसके बाद इधर आपको रांची में देखने को मिल जाएगा, रामगढ़, बोकारो, ठीक है, और गिरिडीह। ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट इसको जैसे बाउंड्री बनाते हैं। ओके, और इधर आपको बिहार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैप में देखते चलिए डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ पे है, बहुत आपको हेल्प करेगा। कुछ क्वेश्चन आपको पता नहीं रहेगा और मैप अच्छे से याद रखेगा तो कहीं ना कुछ लिंक आपका बन जाएगा, ठीक है। तो मैप को आप लोग देखते चलिएगा। तो अच्छे से इसको कवर में करा दिया। याद रखिएगा मैक्लूसीगंज और हजारीबाग का मेगालिथ के बारे में आया था। टूरिज्म मिनिस्टर झारखंड के कौन है, याद रखिएगा। और एक झारखंड टूरिज्म का वेबसाइट देखने को मिलेगा ना, ट्विटर अकाउंट, उसको आप लोग ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी जो ऐसे फ्रूटफुल चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा, ठीक है, झारखंड के बारे में। तो उसको आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर सोशल मीडिया का आप लोग यूज अच्छे से करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे साइट का यूज करके मतलब फॉलो करके रखिए जो कि आपके एजुकेशन रिलेटेड ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए। आलतू फालतू चीज़ जो है देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर कोई साइट है या फिर कोई ऐसे चीज़ों को आप लोग फॉलो करके रखें, खासकर अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो सब ने उल्टा पुल्टा चीज़ जो है बताते चलते हैं और इसी आपका माइंड में दिन भर घूमते रहता है। अगर 1 घंटा देखेंगे तो 3 घंटा उसके बारे में सोचेंगे तो 4 घंटा तो आपका ऐसे ही बर्बाद हो जा रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है, इससे दूर रहिएगा, खासकर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो। बाकी मौज मस्ती के लिए थोड़ा बहुत तो देखना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं पहले आपको दिखाया था, पर्यटन, युवा और खेल विभाग के द्वारा जो है जो उलीहातू का बिरसा महोत्सव है उसको पर्यटन, राजकीय पर्यटन का दर्जा इसको मिल चुका है, ठीक है। ये न्यूज में आ जाया था पहले, इसको मैं अब ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। और आपको पता होगा बिरसा मुंडा जी का 150वीं जो है जयंती मनाई जा रही है, बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। 1875 को इनका जन्म हुआ था, 15 नवंबर 1875 को, ठीक है। और मात्र 25 वर्ष की आयु में ये इतना कुछ करके चले गए कि पूरा जो है इंडिया अब इनको याद करता है, ठीक है। तो जिंदगी जो है लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, जो कि बिरसा मुंडा जी का है, ठीक है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी गर्व महसूस होता है जब इन लोगों के बारे में, महान पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा जाता है। 150वां बर्थ एनिवर्सरी है, उसके उपलक्ष्य में जो धरती आबा बिरसा मुंडा जी हैं तो उनका जो बिरसा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है उलीहातू गांव खुट्टी में, तो उसको जो है पर्यटन जो है महोत्सव का दर्जा दिया गया है, यानी कि टूरिज्म फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और झारखंड स्थापना दिवस का सिल्वर जुबली भी बनेगा। सिल्वर जुबली किसको बोलते हैं, जब किसी चीज़ का 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो जो है सिल्वर जुबली बनता है। और देखिए आप लोग टेलीग्राम से कनेक्ट जुड़ रहिएगा, वहाँ पे ना फालतू की चीज़ें मैं शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा बहुत ही खराब बीमारी है, कोई भी फालतू का चीज़ जो है मैं शेयर नहीं करता हूँ। अभी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के द्वारा जो है झारखंड के विगत 25 सालों में क्या क्या उपलब्धियाँ हैं या फिर झारखंड को क्या क्या टारगेट अभी अचीव करने हैं, बहुत सारा चीज़ ना न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो उसका मैं आपको जो है एक इमेज डेली शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे न्यूज़ में मैं कुछ मैं कवर करा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अब अभी सिल्वर जुबली मनाने वाले हैं हम लोग झारखंड स्थापना दिवस का, और 150वां बर्थ एनिवर्सरी मनाने वाले हैं बिरसा मुंडा जी का, ओके। और जो चीफ कमांडर थे बिरसा मुंडा का, बिरसा उलगुलान का, सॉरी, बिरसा उलगुलान मतलब जो बिरसा आंदोलन हुआ था उसको बिरसा मुंडा उलगुलान को, बिरसा मुंडा विद्रोह को बिरसा उलगुलान भी बोलते हैं। तो उसके जो चीफ कमांडर थे, सेनापति थे गया मुंडा, तो उनका विलेज है इक्तेडी, क्या नाम है, इक्तेडी, उसको भी जो है डेवलप करने की बात यहाँ पे किया जा रहा था। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सेनापति कौन थे, तो गया मुंडा जी थे। बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बारे में पता होगा, जिसको बिरसा मुंडा बोलते हैं, ये जो है 1895 से 99 के बीच में चला था झारखंड में, ठीक है। खुट्टी रांची के आसपास देखने को मिलेगा, पहले तो जो खुट्टी था वही रांची था, जो रांची था वही खुट्टी था, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। 2007 में खुट्टी को अलग किया गया था। बिरसा मुंडा के बारे में याद रखिएगा, इनका जो है एकमात्र ऐसे आदिवासी लीडर हैं जिनका आपको पता होगा जो पार्लियामेंट है, संसद भवन, उसका सेंट्रल हॉल में एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनका मूर्ति यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और अभी तो डिस्कस किया था कि जो दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगने वाला है वहाँ पे भी इनका और जो सीधो कान्हो है उनका जो है मूर्ति जो है लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो बिरसा मुंडा विद्रोह था उसका आंदोलन याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ देता है कि किस जैसे आंदोलन का नारा था, तो अबुआ राज इते जाना महारानी राज टुंडू जाना, मतलब रानी का शासन जो है समाप्त हो और हमारा शासन जो है शुरू हो, ये जो है नारा दिया गया था। दूसरा है
अबुआ देशम अबुआ राज, मतलब हमारा देश और हमारा राज्य रहेगा। और अभी जो सरकार प्रेजेंट में जेएमएम की सरकार है वो अपने आप को अबुआ सरकार बोलती है, ठीक, क्या बोलती है? अबुआ सरकार है, ठीक है। क्लियर, इसके बारे में देख लीजिएगा, ये सब आ रहा है तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। सब सारा चीज़ स्टेटिक का है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, सिल्वर जुबली मना रहे हैं हम लोग, और बिरसा मुंडा जी का 150वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है। तदाशा मिश्रा के बारे में देख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये पहली बार हुआ है। और जब कोई चीज़ पहली बार होता है तो वह जीवन जन्म जन्मांतर तक के लिए होता है, बार बार जैसे उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो झारखंड की ये पहली महिला डीजीपी है, ठीक है, या प्रभारी डीजीपी हैं। और पहले ये जो है से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1994 की जैसे आईपीएस अधिकारी हैं, और गृह विभाग में जैसे विशेष या सचिव पहले थी। तो पूछा जा सकता है कि पहले डीजीपी बनने से पहले ये कहाँ थी, तो याद रखिएगा गृह विभाग की या विशेष सचिव रही थी, ठीक है। और ये अनुराग गुप्ता को रिप्लेस किए हैं, ये जो है से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं ना, अनुराग गुप्ता जी, जो कि फॉर्मर डीजीपी अब बन गए हैं झारखंड के, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन डीजीपी हैं, नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, तदाशा मिश्रा, ठीक है। और झारखंड के पहले डीजीपी कौन थे, तो शिवाजी महानकैरे। और 2000 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है यार, कुछ दिन पहले जैसे इनका देहांत हो गया था, तकरीबन 1 या 2 साल पहले, ठीक है। इनके बारे में याद रखिएगा, शिवाजी महानकैरे, इनका देहांत हो चुका है अब, जो कि झारखंड के पहले डीजीपी थे। डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। स्टेट में अगर देखिएगा तो पुलिस का, ठीक है, पुलिस का ईवी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट आता है, वो जैसे हाईएस्ट रैंक होता है किसी स्टेट का, ठीक है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। क्लियर, ओके, इसमें आप लोग इतना ही याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि निवेश के लिए खाड़ी देशों सहित यूरोप और अफ्रीका से जुड़ेगा झारखंड। यहाँ पे देखिएगा न्यूज निकल कर ये आ रहा था कि एक हाई लेवल डेलीगेशन जा रहा है खाड़ी देश के, खाड़ी झारखंड से खाड़ी देशों में। वहाँ पे क्या क्या होगा थोड़ा सा समझिएगा। तो बोला जा रहा है वहाँ पे इंटरनेशनल अपरेल एंड टेक्सटाइल फेयर 2025 होने वाला है, जिसको IATA बोला जा रहा है, जो कि आपको देखने को मिलेगा दुबई UAE में, ठीक है, दुबई UAE में देखने को मिलेगा 17 से 19 नवंबर के बीच में। तो एक हाई लेवल डेलीगेशन झारखंड से जाने वाला है, जाकर वहाँ पे करेगा क्या, तो झारखंड गवर्नमेंट विल एल्सो फोस्टर, मतलब वाले ये सब कंट्री के साथ जो है से अपना रिलेशनशिप जो है से स्ट्रॉन्ग करने का झारखंड कोशिश करेगी। और झारक्राफ्ट को जो है इन्विटेशन मिला था, झारक्राफ्ट के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, आगे डिस्कस करूंगा। तो झारक्राफ्ट को इन्विटेशन मिला है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा कि भाई जाओ वहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट करो। टूर का जो है से मेन पर्पस क्या होगा समझिएगा, कि ये जो है से स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे देखिएगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में आपने बताएगा कि हम लोग के पास कितना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, कल्चर के बारे में अवेयर कराएगा, हेरिटेज और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द इंटरनेशनल स्टेज विच विल इनहेंस द स्टेट्स ब्रांड वैल्यू, बूस्टिंग हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टूरिज्म। झारखंड में क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह का है, किस तरह का यहाँ पे कल्चर हेरिटेज है, क्या क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर अलग अलग कंट्री के साथ ये सब साझा करेंगे, तो लोग जो है से निवेश के लिए यहाँ पे आकर्षित होंगे, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे जो हैंडलूम सेक्टर यहाँ पे जो हथकरघा बोलते हैं, या फिर टेक्सटाइल जिसको वस्त्र उद्योग बोलते हैं, ये जो है से बूस्ट होगा, यानी कि इसमें आप लोग बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो ये सब मेन पर्पस होता है कि कोई भी हमारे पास चीज़ है जाकर लोगों को बता रहे हैं, तो लोग जैसे यहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जो है से एक दूसरे को जैसे फायदा होगा और रोजगार उपलब्ध होगा। जिस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि रोजगार जो है से उत्पन्न होगा, तो हम लोग विकसित और बनेंगे, ठीक है, इनकम होगा हम लोग का। और आगे यहाँ पे देख लीजिए, इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल टेक्सटाइल सिनेरियो। अब यहाँ पे जाएंगे तो सिर्फ हम लोग अपने बारे में बताएंगे नहीं, हम लोग वर्ल्ड एरिना पर जाकर ये भी देखेंगे कि क्या क्या टेक्सटाइल का यानी कि वस्त्र उद्योग में जैसे विकास हो चुका है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट यानी कि विदेशी बाजार को भी देखेंगे किस तरह से मार्केट है। एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच विल हेल्प इन बूस्टिंग स्टेट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और क्या क्या वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तो उसको वहाँ से अडोप्ट करके हम लोग भी स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि और भी हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और विकसित यहाँ पे होगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस है, समझ गए होंगे कि यहाँ से हाई लेवल डेलीगेशन जाने वाला है। झारक्राफ्ट को इन्विटेशन मिला था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से कि भाई आप जाओ वहाँ पे, उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है, IATF 2025 में, जो कि 17 से 19 नवंबर तक होने वाला है। वहाँ पे जाकर देखोगे, स्टेट के बारे में बताओ कि क्या क्या आपके पास है, क्या क्या लोगों को आप दे सकते हैं, क्या क्या बेच सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से क्या क्या चीज़ आप लोग सीख सकते हैं, और वो वहाँ से चीज़ों को लाकर यहाँ पे झारखंड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जो आपका हैंडलूम सेक्टर है,
ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट मिल सके। ठीक है, तो समझ गए इस मीटिंग का क्या पर्पस है, आप लोग समझ चुके होंगे। अगर थोड़ा सा झारखंड का इकोनॉमी को स्टडी कीजिएगा तो अभी वर्तमान में क्या क्या सिचुएशन है झारखंड में, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना यहाँ पे जरूरी है। देखिए, झारखंड का जो इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लाया गया था वह 2021 में लाया गया था। ठीक है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर को ने एक थ्रस्ट एरिया बोला था। क्या बोला था कि हमारे लिए जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करेगा और एम्प्लॉयमेंट को जो है से बढ़ाएगा। इसका जो है की ऑब्जेक्टिव क्या था जब इसको लाया गया था, तो इसका की ऑब्जेक्टिव ये था कि 5 लाख जो है जॉब हमको जो है प्रोवाइड कराना है। ठीक है, जो कि स्किल से हम लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से अचीव कर लेंगे। तो ये था एक पर्पस झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 का। तो इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखिएगा। झारखंड जिसकी चर्चा अभी किया गया था, जिसको इन्विटेशन मिला था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से कि जाइए पार्टिसिपेट कीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखिए, इसका नाम में आपको झलक रहा होगा कि जो सिल्क टेक्सटाइल के बारे में बात किया जा रहा है और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात करता है, तो ये है झारखंड। आप इसको प्रमोट करने की बात करता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट क्या करता है, लोकल आर्टिसंस। ऐसा नहीं है कि अब किसी के पास फैक्ट्री है, उसमें जो वस्त्र या फिर परिधान बन रहे हैं उसी को जो है ये प्रमोट करता है, जी नहीं, लोकल आर्टिसंस को भी ये प्रमोट करता है। छोटे छोटे जगहों पर से कुछ अगर कोई वस्त्र निकल कर आ रहा है, ठीक है, कोई कल्चर से रिलेटेड चीज़ निकल कर आ रहा है, तो उसको भी जो है वह प्रमोट करता है। ठीक है, एंड होगा एंड देयर स्किल्स इन प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सिल्क्स इन ऑर्गेनिक फैब्रिक। समझिएगा, यहाँ पे सिर्फ जो है ये मतलब सपोर्ट नहीं करता है लोकल आर्टिसन को, उन लोग की स्किल भी प्रोवाइड कराता है कि आप लोग क्या कीजिए कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है से डेवलप कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए। सिल्क का हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक फैब्रिक्स का हो सकता है। तो अलग अलग ये जैसे स्किल प्रोवाइड कराने का भी काम करता है, मार्केट भी प्रोवाइड कराता है। झारक्राफ्ट का मार्केट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा यहाँ पे, ये बॉडी है झारक्राफ्ट। इसके सामने झारखंड का सामना 2006 में हुआ था ना, 2006 में झारखंड का स्थान हुआ था और झारपार्क 2015 में आया था। वो अलग टॉपिक है, झारपार्क और झारक्राफ्ट। बाकी झारखंड में आपको पता होगा यहाँ पे ऑलरेडी टसर सिल्क का उत्पादन होता है, जो कि कंट्री का 75% जो है सिल्क अकेले यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, ये आइडिया होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए वस्त्र का ना काफ़ी जो है से यहाँ पे संभावना है। टसर सिल्क का प्रोडक्ट हम लोग इंटरनेशनल मार्केट पर बेच सकते हैं। ये सब आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे पास आखिर है क्या, कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या बेच सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग बेच सकते हैं। और सिर्फ जो है से वस्त्र उद्योग के लिए नहीं था, अलग अलग सेक्टर में जो है से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आने वाले दिनों में विद द गल्फ कंट्रीज। ठीक है, झारखंड को आपको पता होगा 2 स्टील प्लांट्स है जो कि कंट्री का 20 से 25% जो है से स्टील को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है एक सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जैसे कि और भी जैसे स्टील प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा। ग्लोबल देखिएगा तो इन्वेस्टर समिट 2017 में हुआ। क्या हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 में हुआ, जिसको मोमेंटम झारखंड आप लोग बोलते हैं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी थे और उसका शुभंकर क्या था, उड़ता हुआ लाल हाथी। ठीक है, पढ़े होंगे सब स्ट्रेटेजी के में। तो वहाँ से ना अब तक हम लोग 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब तक टेक्सटाइल सेक्टर में, ठीक है, पावर सेक्टर में इस समय जो है ले चुके हैं, जो कि लगभग जो है 6 लाख जो है जॉब अब तक क्रिएट कर चुका है मोमेंटम झारखंड से। ठीक है, समझ सकते हैं इसको। तो इंपॉर्टेंट है झारखंड में क्या क्या अभी इकोनॉमी में है, इकोनॉमी का क्या क्या अभी कंडीशन है, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिन में जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको आइडिया होना चाहिए किस किस क्षेत्र में जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, जीसीसी का चर्चा किया गया है तो थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्वेश्चन बन जाएगा। जीसीसी को बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, खाड़ी सहयोग देश। इसमें टोटल जो है 6 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस कौन कौन से हैं, सऊदी अरबिया है, यूएई है, ओमान है, कतर है, कतर क्यों से होगा, कुवैत है और बहरीन है। तो 6 कंट्रीज का यह ग्रुप देखने को मिलेगा। 1981 में इसकी स्थापना किया गया था, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा रियाद में, जो कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। इसके बारे में याद रखिएगा, न्यूज में आ रहा था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे कवर हो गया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, खाड़ी देश इसको बोला जाता है। 6 कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन। 1981 में इसका स्थापना किया गया था, हेडक्वार्टर इसका रियाद में है। तो सारा चीज़ को अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, देख लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, जो कि करेंट और स्टैटिक का होगा।
खनन पर्यटन को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो झारखंड। काफ़ी ये न्यूज में रहा है, क्वेश्चन इस पे सी और शॉर्ट बनने वाला है। जो बंद पड़े खदान है वहाँ पे जो है से पर्यटन शुरू किया जाएगा ताकि इकोनॉमी को और बूस्ट मिल सके। केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना है जो कि भारत में 2014-15 में शुरू किया गया था। तो इको टूरिज्म के लिए नेतरहाट का चयन जो है से किया गया था 2018-19 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एमएसएमई विशेष छूट, इसमें विशेष छूट दिया जाएगा। उसका विधेयक 2025 विधानसभा द्वारा 26 अगस्त 2025 को जो है से पारित किया गया था और अभी इसको हाल में राज्यपाल की मंजूरी दिया गया था। तो इसके चलते ये न्यूज में है। एक बादाम कोल ब्लॉक जैसे हजारीबाग का ये न्यूज में था, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। नागवंश से संबंधित जो है से 500 वर्ष पुराना 2100 महादेव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? चोटिया, रांची में। वहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, हरमू और सोनरेखा नदी पर। ठीक है, जो न्यूज़पेपर के द्वारा यह कवर किया गया था इस न्यूज़ को भी। तो याद रखिएगा, जो हरमू नदी है ये तो नदी नहीं है, अब ये नाला बन चुका है। पहले ये नदी था लेकिन अब ये इसमें इतना अतिक्रमण हो चुका है रांची में, प्लस में इतना गंदगी इसमें छोड़ा जा रहा है कि अभी जैसे नाला जैसा लगता है कि ये नाला है, नदी है ही नहीं। तो ये सोनरेखा नदी में जाकर यह मिलती है, इसको याद रखिएगा। उसी के संगम पर आपको 2100 महादेव मंदिर मिलेगा। और याद रखिएगा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, नागवंश से संबंधित है। 500 वर्ष जो है पुराना यह मंदिर है। ठीक है, सॉरी मंदिर नहीं है, एक साइट है। मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पे मंदिर है कि नहीं है। ठीक है, वहाँ पे एक शिवलिंग टाइप से कुछ था, पता नहीं मंदिर बनाया गया है वहाँ पे कि नहीं, आइडिया मुझे नहीं है। 25वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महोत्सव, ठीक है, लुगुबुरी घंटाबारी में इसको शुरू किया गया था, ये पता होगा, बोकारो में। तो ये न्यूज में था, काफ़ी मैं डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ये 25 नंबर का था, अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन। PVUN होता है पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसमें देखिएगा तो 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है एक यूनिट से। तो इसमें एक करार हुआ था PVUNL और झारखंड गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, कि आप लोग जितना बिजली उत्पादन करेंगे उसका 85% भाई हमको देना होगा। तो इस यूनिट का अगर 85% निकलेगा 800 मेगावाट का, तो 680 मेगावाट आएगा। तो उतना बिजली जैसे झारखंड में को मिलेगा। और कुल जो है से 5 यूनिट यहाँ पे शुरू होने वाला है, यानी कि कुल यहाँ पे देखिएगा तो 8×5=40, यानी कि 4000 मेगावाट का यहाँ पे कैपेसिटी का यहाँ पे जो है टोटल उत्पादन शुरू होगा। तो झारखंड को और बिजली मिलता हुआ नजर आएगा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखिएगा, जो पर कैपिटा इनकम के मामले में झारखंड का देश में जो है 26वां स्थान है। ठीक है, बहुत बुरा स्थिति है 28 राज्यों में, सिर्फ बिहार और यूपी से हम लोग आगे हैं। ठीक है, झारखंड विधानसभा भवन अभी न्यूज में आ रहा था कि कब बना था, तो यह 2019 से बना था। कुटीग्राम रांची में जो है देखने को मिलेगा झारखंड विधानसभा का नया भवन यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर है। JSC ये होता है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, स्थापना उद्घाटन कब हुआ था इसका? 2013 में। फर्स्ट मैच खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच में 2013 में। अजय नाथ को अभी समन किया गया था। ठीक है, न्यूज में तो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस इनके बारे में याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन है? साई ये होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, साई और झारखंड एथलेटिक्स संघ के सहयोग से राज्य के 14 जिलों में अस्मिता लीग एथलेटिक्स का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, फिर से न्यूज में आएगा तो बारे में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो इतना याद रखिएगा। जिडको, जिसको JUIDCO बोलते हैं, वो न्यूज में था। न्यूज में इसीलिए था क्योंकि एक बोला जा रहा था कि G+3 जो है नगर परिषद भवन वहाँ पे बनेगा। तो अब नगर परिषद बनेगा, कितना मंजिल बनेगा तो इम्पोर्टेंट तो आपके लिए है नहीं। हाँ, कौन बना रहा है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो जुडको न्यूज में था JUIDCO, होता है झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया रखिएगा। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। सबसे पहले देख लीजिएगा, इसको तो मैं शुरू में बताना ही भूल गया, वंदे मातरम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करते हैं ना। राष्ट्रीय गीत हम लोग का वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। और जो राष्ट्रीय गान है वो हम लोग का जन गण मन है। वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है, और जो राष्ट्र गान है जन गण मन वह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है। ठीक है, इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। तो वंदे मातरम का 150 साल पूरा हो गया है इसका कंपोजिशन का, उसी को याद यहाँ पे किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सब जो न्यूज में आ रहा है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 150 साल जिसका पूरा हुआ है, क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, करंट में ही बनेगा, और स्टैटिक पोर्शन में भी जाके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इंडिया जो है 150वां जो है साल मना रहा है। ये जो नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम, उसको 7 नवंबर 2025 को 150 साल पूरे हो गए हैं। तो इसी को लेकर हम लोग इसको याद कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं।
ये जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसको चटर्जी भी कहा जाता है, जिनको कहा जाता है, 1875 में इनको इसको जैसे कंपोज किया गया था वंदे मातरम को। ठीक है, तो उसी को हम लोग याद कर रहे हैं। ये जैसे पहली बार पब्लिश हुआ था, उनका एक उपन्यास है आनंद मठ, किसका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, तो उन्हीं के बारे में याद रखिएगा। एक बुक है जो कि सन्यासी विद्रोह पर है, ठीक है, 18वीं शताब्दी का। तो उसी में जैसे पहली बार जैसे पब्लिश हुआ था वंदे मातरम, और पहली बार इसको जो गाया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। 1896 में कांग्रेस का सेशन हुआ था वहाँ पे, ठीक है, एक शायद कलकत्ता में हुआ था, इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, इस सन्यासी विद्रोह देखिएगा तो क्या था, यह बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, जो कि सन्यासी यानी कि मोंक के द्वारा किया गया था। और इसमें मोंक के साथ साथ इसमें मुस्लिम लोग भी थे, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है कि यह क्या था। तो मोंक्स मुस्लिम के द्वारा जो है से इस विद्रोह को शुरू किया गया था 1770 में, ठीक है। और इस विद्रोह के पीछे के कारण यही था कि रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, सोसाइटी में इंटरफेयर करना। और उसके बाद देखिएगा तो लगान की दर ऊंची वसूल रहे थे। साथ ही साथ 1770 में बंगाल में फेमाइन आया था, यानी कि अकाल पड़ा था। उसके बाद भी जो कर की दर था उसमें कटौती नहीं किया गया, जिसके चलते लोगों में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन था, जिसके चलते ये विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। जिसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह के बारे में 1770 में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में यह विद्रोह हुआ था बंगाल में। क्लियर है? आई होप कि ये चीज़ समझ में आपको आ चुका होगा सारा चीज़। इसमें समझने जैसा कुछ चीज़ था नहीं। ओके, सब हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, स्टैटिक जीके में आप लोग पढ़े होंगे। ओके, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत को गाने में 52 सेकेंड लगता है ना। देखिए, इस तरह से स्टेटमेंट आपसे देखिए आपको जो है से फंसाया जा सकता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में 52 सेकेंड नहीं लगता है, इसके लिए टाइम कुछ ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है उसके लिए 52 सेकेंड का समय रखा गया है ना, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा भाई, छोटे छोटे स्टेटमेंट बन के आपको मिल जाएगा। अब देखिए, मंगल ग्रह है यानी कि जो लाल ग्रह है, उस पर जो है से भारत पहली बार जो है से यान उतारने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कब, तो 2013 में जो है से मंगलयान हम लोग फर्स्ट बार भेजे थे, और बोला जा रहा था कि वर्ल्ड में सबसे कम पैसा में जो है से हम लोग इसको भेज दिए थे। तो 2013 में इसरो के द्वारा भेजा गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो अब बोला जा रहा है कि 2030 में हम लोग मंगलयान 2 को यहाँ पे भेजने वाले हैं, और यहाँ पे यान उतरेगा, और इस बार लैंडर और रोवर भी होगा, ठीक है। पहले क्या था ना कि यहाँ पे एक ऑर्बिटर था, जो कि मतलब पहली बार भेजे थे तो ऑर्बिटर था, जो कि मंगल का जो है से तस्वीर सिर्फ भेजता था। अब जो है से लैंडर और रोवर भी होगा, वहाँ पे जाकर ये सब कुछ टहलेंगे, और वहाँ का जो है से कोई भी चीज़ का सैंपल वैम्पल लेंगे, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, वहाँ का सतह कैसा है, सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ऑर्बिटर और लैंडर को भी जो है से वहाँ पे उतारा जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे जैसे मैं बोला कि सतह पर जाकर वातावरण, खनिजों की गहराई, ठीक है, उसका अध्ययन जो है से करेगा, ठीक है। ओके, इसके बारे में याद रखिएगा। मंगलयान से रिलेटेड है, पहली बार 2013 में हम लोग भेजे थे, और 2030 में जिसको मंगलयान 2 को भेजा जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मंगलयान 2 को किस वर्ष भारत भेजेगा, ठीक है, 2030। मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पे जाइएगा तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी कि फोर्थ ये प्लैनेट जो है से बनता है एज पर द डिस्टेंस ऑफ सन। तो चौथा ग्रह देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्या, रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और इसके दो जो ऐसे सेटेलाइट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, फोबोस और डिबोस। क्या नाम है, फोबोस और डिबोस नाम के दो ही सेटेलाइट इसके पास है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। और मार्स और जुपिटर के बीच में क्या देखने को मिलता है, तो आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉयड्स बेल्ट्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी आइडिया रखिएगा। तो ये रहा मार्स। देखिएगा, एक पर्सन है सुलक्षणा पंडित, इनका हाल में भी निधन हो गया है, ठीक है, 6 नवंबर को। इनके बारे में याद रखिएगा। यह गायिका थी सुलक्षणा पंडित, तो इनका भी देहांत हो गया था, तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा।
देखिए अभी 1x बैट आप लोग नाम सुने होंगे, ये सट्टेबाजी ऐप है। तो उसमें अलग अलग एक्टिविटी के चलते शिखर धवन और सुरेश रैना का जो है से 11 करोड़ का संपत्ति जो है से जब्त कर लिया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा और इस तरह से बैटिंग ऐप से आप लोग दूर रखिएगा। बोला जा रहा था कि अलग अलग तरह से जो है से इसको मतलब कुछ या इसको लाइसेंस प्राप्त नहीं था भारत में, फिर भी जो है से ये सट्टेबाजी ऐप यह चल रहा था और इसको ये सब प्रमोट कर रहे थे, जिसके चलते जो है से ये जो है से न्यूज निकल कर आ रहा है कि इनका संपत्ति को जो है से कुर्की जब्ती किया गया है। तो ऐप का नाम रखिएगा 1x बेट नाम है इसका ना, 1x बेट डायरेक्ट बनेगा। शॉर्ट न्यूज में शायद डाला गया होगा, आगे डाल दिया गया होगा, डाला गया नहीं, वहीं पे याद रखिएगा 1x बेट नाम था उसका। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ नेशनल इंटरनेशनल शॉर्ट न्यूज़ है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो पणजी गोवा में है। ठीक है, पणजी जो है से मांडवी रिवर के किनारे है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गोवा बीच। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है उद्योगपति गोपी चंद परमानंद हिंदुजा, उनका जो है से अभी निधन हो गया है। तो इनको थोड़ा सा देखिएगा, ये जो है उद्योगपति है, चेयरमैन थे हिंदुजा ग्रुप के। ठीक है, नाम है गोपी चंद हिंदुजा, परमानंद इनका मिडिल नेम है। सिख धर्म के संस्थापक और जो सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनका 556वां जो है प्रकाश पर्व मनाया गया। इनका जो जन्म दिवस है वो प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। तो 556वां जो है मनाया गया इनका जन्म दिवस। तो याद रखिएगा 5 नवंबर 2025 को। ठीक है, इनको सिख धर्म का संस्थापक बोला जाता है। 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में और अंतिम थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी। और उसके बाद जो है इनका जो पूरा कल्चर चलता है, ये सिस्टम चलता है सिख धर्म का, वो गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सिख धर्म में 2 ऐसे गुरु हैं जिनका जो है हत्या जो है कर दिया गया था मुगल किंग्स के द्वारा। ठीक है, कौन कौन से गुरु की हत्या किया गया था, ये जरा आप लोग बताइएगा। आईसीसी द्वारा भी टूर्नामेंट की टीम जो है जारी किया गया था अभी। तो भारत की 3 जो महिला खिलाड़ी हैं, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स जो कि 127 रन लगाई थी सेमीफाइनल में, और स्मृति मंदाना। ठीक है, 3 जो है प्लेयर्स को लिया गया है। ठीक है, इसमें कैप्टन को नहीं लिया गया है जो कि हरमनप्रीत कौर है। भारत हॉकी के अभी 100 वर्ष पूरा हुआ है। ठीक है, जिसको गोल्डन स्टिक बोला जा रहा है यहाँ पे 7 नवंबर 2025 को। तो उसका जो है देखने को मिल रहा है सेलिब्रेशन नेशनल स्टेडियम में, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। तो उसके लिए समारोह यहाँ पे हो रहा है। भारतीय हॉकी में देख लीजिएगा क्या क्या हम लोग झंडा गाड़े हैं। तो 8 स्वर्ण जो है हम लोग लिए हैं, और पहली बार कब लिए थे 1928 में जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, आपको पता होगा, जिसके कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जिनको मरांग कुंभके के नाम से हम लोग जानते हैं। 3 रजत है और 2 कांस्य पदक जो है भारत अब तक हॉकी में जीत चुकी है। ठीक है, और भारतीय हॉकी टीम देखिएगा, ये ओलंपिक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ओलंपिक में हमारा ये। ठीक है, डाल दूंगा जब PDF डाउनलोड कीजिएगा तो। और भारतीय हॉकी में देखिएगा तो पुरुष वर्ल्ड कप हम लोग 1975 में जीते थे। ठीक है, जिसमें 16 मूवी रिलीज हुआ था और आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, दोनों याद रखिएगा आप लोग। तो उसी वर्ष हम लोग पुरुष वर्ल्ड कप भी जीते थे। ठीक है, हॉकी का। देखिए लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दामिनो को है उसका संबंध किससे है। गुजरात के कोली से, भील से, भील समय के देखने को मिलेगा जनजाति, ये भी सतारा विद्रोह से या फिर संथाल विद्रोह से। देखिए दामिनो को का जो संबंध है वह संथाल विद्रोह से है। जीपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, और इसी तरह से एक रिलेटेड क्वेश्चन एनडीए 2020 में ही पूछा गया था, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन जब देखिएगा तो एनडीए का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर क्या इसका है, संथाल से दामिनो को का संबंध है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दामिनो को जो है ना एक फारसी भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है पहाड़ियों का किनारा। क्या होता है, पहाड़ियों का किनारा। अब देखिए दामिनो को का जो संबंध है वह संथाल से है। ठीक है, संथाल जनजाति से है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि जो दामिनो को शब्द है वह एक संथाली शब्द है। कन्फ्यूज मत कीजिएगा, एक फारसी यह शब्द है, न कि संथाली। कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा, जो कि एक आम बात है। अंग्रेजों ने देखिए ये जो दामिनो को क्यों लागू किया गया था समझिएगा। तो अंग्रेजों ने संथाल लोगों को बसाने के लिए 1832 में राजमहल क्षेत्र में संथाल परगना में इसको लागू किया था कि यहाँ पे जो है एक डेजिग्नेटेड एरिया होगा संथाल लोगों के लिए, जहाँ पर संथाल लोग जो है रह सकेंगे। ठीक है, संथाल परगना में, जो कि राजमहल क्षेत्र भी आप लोग याद रख सकते हैं।
तो वहीं पे जो है दामिनों को घोषित किया गया था 1832 में। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पर बसने के बाद अंग्रेजों, साहूकारों और जमींदारों, ठीक है, इनको आप लोग देखिएगा तो आदिवासियों के द्वारा दीकू कहा जाता है। क्या? दीकू। दीकू मतलब बाहरी लोग, आउटसाइडर्स को दीकू बोला जाता है। तो ये क्या हुआ, भारी कर लगाया था, जिसके चलते आपको देखने को मिला होगा संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को, ठीक है, जो कि लीड किसके द्वारा किया गया था, तो सीधो और कान्हो मुर्मू के द्वारा, जिनको हेल्प किया गया था चांद भैरव दो भाई के द्वारा और फूलो झानो बहनों के द्वारा। तो इसके बारे में याद रखिएगा। 30 जून को हम लोग हुल दिवस भी मनाते हैं झारखंड में, जो कि कॉमरेड करते हैं हम लोग संथाल विद्रोह को। अब देखिए पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, समझ नहीं आता है। 1857 को जो है से फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया है, जबकि इससे बहुत पहले जो है झारखंड में यहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ था, और सरकार अब तक जो है इसको जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसको घोषित नहीं की है। करना चाहिए भाई, पता नहीं सरकार क्या कर रही है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ थोड़ा चेंज होना चाहिए। अब देखिए एट द 11th वाला कॉलम में आज जो है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे डाला गया है, और इसमें मैं आगे डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा कि संविधान में कितने अनुसूची हैं, कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद ओरिजिनली थे, जो कि जेपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका था। उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है, कि ओरिजिनली कितने थे, ठीक है। अभी तो मैं आगे बताऊंगा कि जो है अभी जो है कितना है, ओरिजिनली आप बताइए कि कितना था। चलिए मैं बता देता हूँ, भूल जाऊंगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा 12 अनुसूची है, 22 भाग देखने को मिलेगा, और 400 जो है 40 से प्लस आर्टिकल्स इसमें हो गए हैं ना, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए पार्ट 1 में जैसे आर्टिकल 1 to 4 में द यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात यहाँ पे किया जाता है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में देख लीजिएगा फंडामेंटल राइट से बहुत क्वेश्चन बनता है। अगर पॉलिटी आप लोग पढ़ते हैं तो पार्ट 3 को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, और पार्ट 4 को अच्छे से पढ़ लेना है, जितना भी इसमें आर्टिकल्स सारा प्रोविजंस, ठीक है। क्वेश्चन आपका बन जाएगा पॉलिटी का, बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से पूछ जाता है पार्ट 3 और पार्ट 4 से। पार्ट 4, हाँ पार्ट 4A को भी देख लीजिएगा, क्योंकि एक संविधान संसद द्वारा इसको ऐड किया गया था 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो पार्ट 4A में 51 है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, याद रखिएगा। पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तो देखने को मिलेगा, जिसमें इसमें यूनियन के बारे में बात किया गया है ना, यूनियन के बारे में बात की, जिसमें एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब आपको देखने को मिल जाएंगे। कैग देखने को मिल जाएगा, जो कि कैग आपको पता होगा आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। पार्ट 6 देखने को मिलेगा आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। इसमें स्टेट के बारे में चर्चा है ना, स्टेट मतलब राज्य के बारे में चर्चा किया गया है इसमें 152 से लेकर, जो कि 155 आप लोग पढ़े होंगे गवर्नर से रिलेटेड है, 164 सीएम से रिलेटेड है, सब आप लोग पढ़ते होंगे। तो सब स्टेट में आप लोग पढ़ते हैं, हाई कोर्ट, ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब है। पार्ट जो 7 था उसका आर्टिकल 238 को ना, इसको अभी रिपील कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में एक इंपॉर्टेंट काम किया गया था, जिसमें क्या किया गया था कि जो एक राज्यपाल है, दो या दो से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। बाकी पार्ट 8 में देख लीजिएगा, इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बात किया गया है। पार्ट 9 पंचायत के बारे में है, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 243 से 243O तक। पार्ट 9 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक है। इसमें म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात किया गया है। जीपीएससी जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल कितना से कितना तक म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में चर्चा है, ठीक है, और किस आर्टिकल में है, याद रखिएगा। कैपिटल वर्ड अगर लगता है किसी आर्टिकल के बाद, याद रखिएगा, या पार्ट के बाद, इसके मतलब है उसमें संविधान संशोधन करके ऐड किया गया है। पार्ट 9B में आपको देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात किया गया है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके लिए संविधान में 97वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 में, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, याद रखिएगा। जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। पार्ट 10 में देख लीजिएगा, यहाँ पे शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है, ठीक है। पार्ट 11 देख लीजिएगा, यहाँ पे
रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स के बारे में चर्चा करते हैं 245 से लेकर 263 तक। पार्ट टेबल में देखने को मिलेगा यहाँ पे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स और यहाँ पे सूट्स, इस सब के बारे में लिखा हुआ है। पार्ट 13 में आपको देखने को मिलेगा, ये सब थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा आप लोग। पार्ट 70 जैसे कुछ दिन पहले मैं बोला था कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। इलेक्शन पार्ट 15 में है, जो कि अभी इलेक्शन बिहार में हो रहा है। बिहार में कितने विधानसभा सीटें हैं जरा बताइएगा, देखते हैं किस किस को पता है, और कितना चरण में चुनाव हो रहा है, डिस्कस तो करूंगा बाद में। पार्ट 15 में देख लीजिएगा, इलेक्शंस के बारे में चर्चा है। पार्ट 17 इंपॉर्टेंट है, जिसे बता दिया ऑफिशियल लैंग्वेज, 8 शेड्यूल इसी में आता है। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, आर्टिकल 3, ठीक है। सॉरी, पार्ट 20 है, जिसमें यहाँ पे अमेंडमेंट, सॉरी इमरजेंसी यहीं पे है, अमेंडमेंट के बारे में माइंड में आ रहा था। तो आर्टिकल 368 याद रखिएगा, पार्ट 20 में है। संविधान में संशोधन किसके तहत किया जाता था? आर्टिकल 368 के तहत। ओके, तो ये सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा, सारा पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस मैं कर दिया। ओके, तो आज की क्लास, हाँ आज क्लास इतना ही नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते चलिएगा कि झारखंड में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन, अब लास्ट में क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर तो मैं पहले कर दूंगा, उसके बाद जो है एट द 11th वाला कॉलम डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा। तो राष्ट्रपति शासन झारखंड में कब लगा था, कितनी बार लगा था, और उस टाइम जो है झारखंड में सीएम और गवर्नर कौन कौन थे, ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना है। 19 जनवरी 2009, 19 जनवरी 2008, 19 जनवरी 2010 या फिर 29 जनवरी 2009 के दिन जैसे आर्टिकल 356 झारखंड में पहली बार लगाया गया था, ठीक है। इसके बारे में बताइएगा। और देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा था, और भारत में सबसे बार राष्ट्रपति शासन किस स्टेट में लगा है, ये भी बताइएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। फ्रूटफुल लगता है तो लोगों के साथ भी शेयर करना है। धीरे धीरे चीज़ों को मैं और जो है बेहतर करने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत फीडबैक आप लोग भी दे सकते हैं कि क्या क्या लेक्चर में आप लोग इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।